मैं जा रहा हूँ राधिका को लाने। बहुत परेशान कर रखा है मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने। दो दो भाइयों के होते हुए भी इतने सालों से ससुराल में चुपचाप सब सह रही है मेरी बहन। अनिल ने कहा, अरे जरा तो दिमाग से काम लीजिए। हमारे बेटे का रिश्ता पक्का होने जा रहा है। अगले हफ्ते सगाई का कार्यक्रम है। अगर लड़की वालों को पता लग गया कि अब लड़के की बुआ अपना ससुराल छोड़ मायके आ गई है तो कहीं रिश्ता ना तोड़ दे। मेरे बेटे की खुशियां तबाह हो जाएगी। अब ससुराल में जैसे तैसे एडजस्ट तो हर लड़के को करना ही पड़ता है। हमने भी किया था, आपकी बहन को भी करना पड़ेगा। सुलेखा ने अपने पति अनिल से कहा, जो जितना सहता है लोग उस पर उतना ही अत्याचार करते हैं। चंदा मेरी बहन नहीं, बेटी से बढ़कर है। हम दोनों भाइयों के सालों बाद चंदा का जन्म हुआ था। मुझमें और चंदा में 17 साल का अंतर है। अब उसे उस नरक से निकालना ही होगा। अनिल ने जरा जोर देते हुए कहा, अच्छा आप ज़्यादा परेशान ना होइए। बस बेटे आयुष की शांति निर्विघ्न सगाई हो जाए, फिर हम चंदा के ससुराल वालों से बात करेंगे। इस बार सुलेखा की आवाज़ में जरा नरमी थी। सब नसीब का खेल है भाई साहब, वरना किसी ने सोचा था नाजों से पली दो भाइयों की लाडली सुंदर संस्कारी बहन का जीवन ऐसा होगा। सुलेखा की देवरानी भारती बोली। परिवार में बातचीत चल ही रही थी कि लड़की वालों का फ़ोन सुलेखा को आता है। जी नमस्ते, हमने अपने हिसाब से सगाई की सारी तैयारियां कर ली है। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं तो बता दीजिए। लड़की की मां ने कहा, जी नहीं, सब बराबर है। हमारी तरफ से 100 मेहमान होंगे। सब कुछ तो होटल से ही हो रहा है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। हम समय से पहुंच जाएंगे, सुलेखा ने कहा और फ़ोन रख दिया। देखा लड़की वाले कितने उत्साहित लग रहे हैं। उनके यहाँ का भी पहला प्रसंग है और हमारे यहाँ का भी। मैं नहीं चाहती आयुष की शादी में कोई तमाशा हो, इसलिए अब हमें अपना सारा फोकस आयुष की शादी में करना चाहिए, सुलेखा ने कहा और हफ्ते भर बाद सगाई हो गई। फिर जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकाला गया। शादी में चंदा यानी राधिका बुआ के परिवार को भी बुलाया गया। शादी में शामिल होने सिर्फ राधिका आई। सारे रिश्तेदारों की अजीब निगाहें उसे परेशान कर रही थी, मानो कह रही हो कि किसी का वैवाहिक जीवन सही नहीं हो तो उसका जीवन बेकार है, उसे जीने का कोई हक नहीं है। अरे राधिका, तुम्हारे पति साथ नहीं आए? एक महिला रिश्तेदार ने राधिका से पूछा। जी, उनको कोई ज़रूरी काम आ गया था तो उनका आना नहीं हुआ, राधिका ने कहा। सब कुछ जानते समझते भी लोग राधिका से यही सवाल पूछ रहे थे। अच्छा हुआ नहीं आए, नहीं तो किसी न किसी बात पर उलझ जाते, राधिका के छोटे भैया कुमार बोले। चंदा यानी राधिका बुआ का चेहरा बुझा बुझा सा था। सब कुछ सामान्य लगे, उसके चेहरे पर कोई उदासी के भाव ना रहे या ससुराल की परेशानियों का किसी को पता ना लग जाए, इसीलिए राधिका ने अच्छे कपड़े और थोड़ा सा मेकअप कर लिया था। अरे देखो तो, पति के साथ अनबन चल रही है, कभी भी हमेशा के लिए ससुराल से वापस आ सकती है। फिर भी इतनी भारी साड़ी पहनी, उस पर मैचिंग ज्वेलरी। अपने रिश्तेदार आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। यह सब बातें सुनकर राधिका का मन आहत हो जाता है। कल्पना आयुष की पत्नी और घर की बहू बनकर आ गई। सब ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। कल्पना के सास ससुर, चाचा ससुर, चाची सास, सबका खूब प्यार मिल रहा था। चाची जी के दोनों बेटा बेटी भी नए घर में उसे सहज महसूस करा रहे थे। कल्पना बेटा, पहली रसोई की रस्म में तुम बस खीर या हलवा जो तुम्हें आता हो बना देना। चाची इस काम में तुम्हारी पूरी सहायता कर देंगी। बाकी का खाना हम बड़े मिलकर बना लेंगे। तुम किसी बात की चिंता मत करना। अब इसे यह तुम्हारा ही घर है। किसी बात का संकोच मत करना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत बता देना। कल्पना की सास सुलेखा बोली।
सास की बात सुनकर कल्पना राहत महसूस करती है। राधिका अपने ससुराल वापस चली गई। कल्पना और आयुष 10 दिनों के लिए घूमने चले जाते हैं। वापस आते वक्त कल्पना सबके लिए उनकी पसंद के उपहार भी साथ लाई। ऐसा करके उसने सबके दिल में जगह बना ली। घर पहुंचते ही कल्पना और आयुष ने देखा कि सबके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे कोई गहरी उदासी छिपी जरूर है। सब हॉल में बैठे थे। सबके लिए राधिका बुआ चाय लेकर आती है। अरे चंदा बुआ, आप आए हैं? कब आए आप? आयुष उत्साहित होते हुए पूछा। कल्पना ने आगे बढ़कर आयुष के साथ चंदा बुआ के पैर छुए। उस दिन तो किसी ने चंदा बुआ के बारे में कुछ नहीं बताया। अगले दिन कल्पना किचन में जाती है और देखती है चंदा बुआ रसोई में पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने सबके लिए नाश्ते की व्यवस्था कर ली थी। सास और चाची सास अभी तक अपने कमरे में ही थे। अरे बुआ जी, आपने सबके लिए नाश्ता बना दिया? क्या मुझे रसोई में आने में देर हो गई? अच्छा, अब मैं सबको नाश्ता सर्व करने में आपकी मदद करती हूँ, कल्पना ने पूछा। अरे नहीं, कोई देर नहीं हुई। मेरी नींद जल्दी खुल गई थी तो सोचा बिस्तर पर यूं ही लेटे रहने से अच्छा नहा धोकर किचन में ही आ जाऊं, चंदा बुआ बोली। तब तक कल्पना की सास और चाची सास भी आ गई। देखना भाभी, अब शुरू होगी घर में महाभारत। जब कल्पना को पता चलेगा कि राधिका 2-4 दिन की मेहमान नहीं बल्कि अपना ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गई है। चाची भारती बोली। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। जिस बात का डर था वही हुआ। आ गई चंदा ससुराल छोड़कर। तुम्हारे जेठ जी को भी क्या सूझी कि ले आए अपनी बहन को। अब घर में कलह होगी। पर मेरी सुनता कौन है? सुलेखा ने धीरे से कहा। मम्मी जी, चाची जी, जय श्री कृष्ण, कल्पना ने दोनों सासों के पैर छूते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी किचन में आने की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने के दिन हैं। हम सब हैं ना, सब संभाल लेंगे, सुलेखा ने कल्पना से कहा। अच्छा चलो सब नाश्ता कर लो। चंदा फटाफट सबका नाश्ता लगाओ, चाची भारती ने कहा और कल्पना का हाथ पकड़कर किचन से बाहर आ गई। तब तक घर के पुरुष बच्चे भी नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे। राधिका ने सबको नाश्ता परोसा, फिर खुद थोड़ा सा फटाफट खाकर दोपहर के खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। कल्पना ने थोड़े ही दिनों में महसूस कर लिया था कि उसकी सास और चाची सास ने राधिका बुआ के प्रति थोड़ी हमदर्दी जरूर दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों का व्यवहार में बदलाव आने लगा है। घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम राधिका बुआ से करवाने लगी। पुरुष घर के अंदरूनी मामलों से कोई मतलब नहीं रखते थे। वे खुश हैं कि उनकी बहन नरक जैसे ससुराल से निकलकर अपने मायके में आराम से है। यहाँ उसे कोई परेशान करने वाला, हाथ उठाने वाला, अपशब्द बोलने वाला नहीं है। सब ने यही मान लिया था कि राधिका बुआ की यही किस्मत है। मात्र 35 वर्ष की उम्र में जीवन बेरंग हो गया, लेकिन कल्पना जो अब राधिका बुआ की सहेली बन चुकी थी, उससे राधिका बुआ की उदासी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोनों की उम्र में मात्र 8-9 वर्ष का ही अंतर था। बुआ, आपने शादी से पहले कोई सपना तो देखा होगा जो पूरा नहीं हो सका, कल्पना ने बात शुरू करते हुए कहा। मेरा सपना अपना बुटीक खोलने का था। मैंने ग्रेजुएशन के साथ बेसिक सिलाई का कोर्स कर रखा है। मैं कुछ अपना काम करना शुरू करना चाहती थी, पर पिताजी और भाइयों ने कहा जो करना है ससुराल जाकर ससुराल वालों के मर्जी से करना। सोचा था कि अगर पति का साथ मिला तो एक दिन अपनी पहचान जरूर बनाऊंगी, लेकिन पति तो एक अच्छा जीवन साथी तो क्या, पति भी ना बन सका। मेरी शादी के 10 साल तो उन्हें खुश रखने में ही निकल गए। कहीं मेरी किसी गलती पर नाराज़ होकर कलह ना मचा दे। मेरे माँ बाप भाइयों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। शादी के साल भर बाद मैं माँ बनने वाली थी। मैं बहुत खुश थी। चलो, बच्चे के आ जाने से मेरे पति का व्यवहार
मेरे प्रति सामान्य रहेगा, लेकिन मैं गलत थी। उनके लिए मुझ पर नाराज होने का, हाथ उठाने का कोई बड़ा कारण होना जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ भी मेरी किस्मत खराब निकली। एक समय मामूली बात पर उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और धक्का दे दिया। मैं पेट के बल नीचे फर्श पर गिर गई। इस घटना से मैंने अपना बच्चा खो दिया। उसके बाद मैं चाहकर भी मां नहीं बन सकी। ससुराल वाले मुझे ताना देने लगे। पति का व्यवहार मेरे प्रति बद से बदतर हो गया। डॉक्टर से इलाज कराया गया, लेकिन फिर भी मेरी गोद हरी ना हो सकी। ससुराल वालों की प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि मुझे ससुराल छोड़ मायके की शरण लेनी पड़ी। मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया। मेरे पति दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी से बचने और मेंटेनेंस का खर्चा देने से बचने मुझे आराम से तलाक की नहीं दे पा रहे हैं। राधिका बुआ ने कल्पना के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। अगर बुआ कोई आपका साथ दे तो क्या आप अपनी पहचान बनाने का आत्मविश्वास दिखाएंगी? कल्पना ने पूछा। मैंने सिलाई का बेसिक कोर्स किया है। अगर मुझे थोड़ी और ट्रेनिंग मिल जाए तो मैं कपड़े सिलने में अपनी कल्पना शक्ति का अच्छा प्रदर्शन कर सकती हूँ, राधिका ने कहा। कल्पना सोचने पर मजबूर हो गई कि क्यों एक लड़की अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती। दूसरे दिन सुबह सुबह राधिका किचन में खाना बना रही थी। सुलेखा और भारती दोनों चाय नाश्ता करते करते गप्पे मार रही थी। तभी कल्पना आती है और सबसे कहती है, राधिका बुआ के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे घर में भी बेटी है। राधिका बुआ यहाँ आकर भी खुश नहीं हैं। हम सब उन्हें निराशा के अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। उनमें जीने की उम्मीद फिर से जगानी होगी। कल्पना ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? कोई रिश्ता लाई हो क्या राधिका के लिए? भारती चाची ने पूछा। नहीं नहीं चाची जी, यह काम तो आप बड़ों का है। वैसे भी उन्हें सामान्य होने में समय लगेगा। आप सबको तो पता है बुआ सिलाई का काम जानती हैं, तो क्यों ना हम उन्हें प्रोफेशनल कोर्स करवा दें ताकि इस काम में महारत हासिल कर लें। उन्हें जीवन का उद्देश्य मिल जाए। क्या पति ज़िंदगी में सब कुछ होता है? अगर पति ने ही जीना मुश्किल कर दिया हो तो एक औरत ज़िंदगी जीना छोड़ दे क्या? हम सब ने तो उन्हें मुफ्त की नौकरानी बना दिया है। आप लोगों को नहीं लगता हमें उनकी मदद करनी चाहिए? कल्पना ने कहा, बहू, हमें बहुत खुशी है कि जो हमें सोचना चाहिए था वह तुमने सोचा। सही मायने में तुम रिश्तों की कदर करना जानती हो। मैं इतना निष्ठुर कैसे हो सकता हूँ कि अपनी बहन की पीड़ा को महसूस न कर सका? कल्पना के ससुर जी बोले। कल्पना के मजबूत इरादे देखकर सब ने अपनी सहमति दर्शाई। राधिका में सीखने की ललक तो पहले से ही थी। जल्द ही अपनी कल्पना शक्ति के बदौलत अच्छा काम करने लगी। साल भर बाद कल्पना के जन्मदिन पर राधिका बुआ ने उसे सुंदर सा लहंगा उपहार दिया। कल्पना, मैं दिल से हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी जो तुमने मुझे ज़िंदगी जीने का हौसला दिया। अब राधिका बुआ कई बड़े ड्रेस डिज़ाइनर के साथ काम करने लगी थी। दोस्तों, मुश्किल घड़ी में अपनों का सहारा बने। ज़िंदगी है तो मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अपने साथ खड़े हो तो सब आसान हो जाता है। विपत्ति का साया किसी पर भी पड़ सकता है। मुसीबत में साथ देना भी तो इंसान का धर्म है। कहानी के बारे में अगर कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।